हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुजन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है, आप लोगों को पता है, और हम एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक मैंने 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उन 2 वीडियो को पहले देख ले, क्योंकि ये फिर आपका तीसरा पार्ट होने वाला। तो मैंने बताया था कि आपका लास्ट एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का 2019 में हुआ था। 2019 में 139 शिफ्ट 139 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, और हर शिफ्ट में 139 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, और हर शिफ्ट में लगभग मैथ के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका 4170 लगभग क्वेश्चन होगा जो आपके एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4170 तो सिर्फ आपके मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप लगा लोगे तो आराम से आप 100% स्कोर सकते हो मैथ में। 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन बना के आ सकते हैं, या हो सकता है 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल दे दिए, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा हार्ड दे, वो आपसे छूट जाए। पर मोर देन आप 28 क्वेश्चन तो आराम से बना ही लोगे अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लगा के जाते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में हम क्या करेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको एक एज मिले, आपको फ़ायदा हो। ठीक है, और आप इस बार में आप ये एक सीट तो अपनी पक्की कर ही लो। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, ये 2019 एनटीपीसी के एग्जाम में सभी पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹4000 बी इंक्रीज टू ₹4840 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। बोले कितने सालों में, 4000 मेरा जो रुपया है वो 4840 बन जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कितने सालों में 4000 रुपया 4880 बन जाएगा। तो एक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर n। ठीक है, ये अमाउंट का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना दिया, 4840 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 4000 दिया हुआ है, 1 प्लस यहाँ पर रेट आपका 10% है तो 10/100 लिखो, पावर n, मतलब टाइम मुझे नहीं पता, वही तो निकालना। तो 1/10 हो गया, 4840, 4000 को इधर ला दो तो ये नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 + 1 11/10 का पावर n होगा। यहाँ देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 काटा, 4 से काटोगे 100, 4 से काटोगे 121 आएगा। ठीक है, फिर मैं 121/100 है, 121 हमको पता है 11 का स्क्वायर होता है, 10 जो है 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू 11/10 का पावर है। ये इंडिसेस आपने पढ़ा होगा, अगर दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, क्या आपका बेस इक्वल है तो पावर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो n = 2, यानी हमारा आंसर होगा 2 साल। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, 2 साल होगा। ये इसका एक और भी मेथड होता है, शॉर्ट मेथड में क्या होता है, इधर लिखो आप प्रिंसिपल, इधर लिखो आप अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट को क्या कर लो, आप सिंप्लीफाई कर लो पहले। ये 100 आया, 121 आया। आपको ये दिख रहा है 100 क्या है, दिख रहा है 100 क्या है, 10 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, मतलब 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, या 100 10 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट चढ़ाओगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगी, ये 2 साल का आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था, तो मैं अगर स्क्वायर चढ़ाऊंगा तो ये 1 साल का निकलेगा। 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इतना निकलेगा, तो 10 21 11। देखिए 10 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, तो अमाउंट मेरा कितना हुआ, 11 हुआ, तो उसके ऊपर मुझे यानी 1 रुपये इंटरेस्ट मिला, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला 10 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, काटोगे 10%। देखो ये मेरा वेरीफाई भी हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ रहा है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना था, इतना आपको बनाना ही नहीं था। आप क्या करते, प्रिंसिपल और अमाउंट का 2 साल का रेशियो निकालते, देखते ही क्या परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या परफेक्ट क्यूब आ रहा है। अगर स्क्वायर आ रहा है तो टाइम 2 साल होगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब आ रहा है तो टाइम 3 साल होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹25, फाइंड द अमाउंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 25 रुपये है। तो हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना है, यानी प्रिंसिपल हमको निकालने को बोला और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोला। तो देखिए 2 साल का फॉर 2 years, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का एक फार्मूला होता है, डी मीन से डिफरेंस होता है।
P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अब इसको याद रखिएगा, D क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ CI/NSI, 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस है, D है, तो फार्मूला क्या होगा, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। देखिए डिफरेंस कितना दिया, 25, तो 25 पे बैठा दो, प्रिंसिपल तो नहीं पता, वही तो निकालना मुझे। रेट कितना है 5%, पुट कर दो 5/100, यहाँ पे काट लो पहले, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 25 इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू ये हो गया यहाँ पे 1/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ आया 25, P इंटू 1/20 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/400 होगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल इक्वल टू होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ना, प्रिंसिपल होगा 400 इंटू 25, कितना होता है 25 के 100, 2 0 आ गए, यानी 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये आसान है क्वेश्चन। 2 साल का आपको जस्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फार्मूला याद करके रखना, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक 3 साल का भी फार्मूला तो वो भी लिख लो, ठीक है। 3 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है डिफरेंस का, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर बाई 100, ये होता है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का फार्मूला। ये होता है आपके 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का फार्मूला, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। X एंड Y टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 3 days। X और Y मिलकर काम करते हैं तो काम 3 दिन में खत्म होता है, Y और Z मिलकर काम करते हैं तो काम 6 दिनों में खत्म होता है, X और Z मिलकर काम करते हैं तो 9 दिन लगते हैं काम को खत्म करने में। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। चलो देखते हैं। बोला कि X और Y मिलकर काम करते हैं तो इसलिए मैं X प्लस Y लिख रहा हूँ। X और Y मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, 3 दिन, ठीक है। Y और Z मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, 6 दिन। Z और X मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होता है, वो है आपका 9 दिन, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाई, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए उन वीडियो में भी टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने बताया था कि कैसे क्या करते हैं। X और Y मिलकर करता है 3 दिन में, Y और Z मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, Z और X मिलकर काम करते हैं 9 दिन में। तो मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो वही क्या होगा, मेरा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क मेरा क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। ये अगर आपने को समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा जो पुराना वाला वीडियो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। या टाइम एंड वर्क का वीडियो पड़ा होगा चैनल पे, आप उसको पहले देख ले, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 3, 6, 9 का एलसीएम क्या होता है, ये एलसीएम लेना भी मैंने सिखाया था आपको कि शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए 3, 6, 9 का एलसीएम लेना, तो सबसे बड़ा नंबर जो है पहले उसको पकड़िए आप। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, ठीक है। चेक कीजिए क्या 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 9 तो 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 का टेबल में 9 आता है। पर क्या 9 6 से डिविजिबल है, नहीं, 9 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इससे डिविजिबल है पर इससे नहीं, तो इसका मतलब 9 मेरा एलसीएम तो नहीं हो सकता। तो अगर एलसीएम नहीं है तो क्या लोगे एलसीएम, तो 9 का टेबल पढ़ो आप। 9 दूनी 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या 18 6 से डिविजिबल है, हाँ 6 से भी है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा एलसीएम 18 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो आप, इफिशिएंसी निकालो। इफिशिएंसी का मतलब मैंने बताया था कि 1 दिन का काम होता है, ठीक है। तो क्या करो, टोटल वर्क को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ तो इफिशिएंसी निकलता है, तो 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, ये 3 आएगा और ये कितना आएगा, 9 दूनी 18 आएगा। इसका मतलब x और y की इफिशिएंसी कितनी आई, 6 यूनिट। y और z की इफिशिएंसी कितनी आई, 3 यूनिट। z और x की इफिशिएंसी कितनी आई, 2 यूनिट। तो एक काम करो, तीनों का इफिशिएंसी को जोड़ो, मतलब इफिशिएंसी ऑफ x प्लस वाई, इफिशिएंसी ऑफ y प्लस z, इफिशिएंसी ऑफ z प्लस x। z और x की इफिशिएंसी कितनी आएगी, तो ये आई आपकी 6 प्लस 3 प्लस 2। देखिए x प्लस वाई की इफिशिएंसी 6, y प्लस z की 3, z प्लस x की 2। अब देखिए यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो x 2 बार आएगा, y 2 बार आएगा, z भी 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस z। 6 3 9 2 11 आया। तो इफिशियंसी ऑफ x y z कितना होगा, 11/2 होगा। अब मुझसे पूछ के आ रहा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फार्मूला आपको पता है कितना होता है, टोटल वर्क मतलब 18 बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका लेंगे, इफिशियंसी मैं लूंगा तीनों का, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और तीनों की इफिशियंसी कितना है, 11/2 है। 18 11/2 का अगर मैं पलटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो होगा कितना, 36/11 दिन। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36/11 दिन लगेंगे अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4, द मीन ऑफ 8 नंबर इज 37। 8 मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, मीन का मतलब बेसिकली आपका एवरेज ही होता है। मतलब 8 नंबर है, 8 नंबर का एवरेज कितना है? 37 है। इफ वन ऑफ देम नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर उनमें से एक नंबर को मैं निकाल दूं, मतलब 8 नंबर थे, 8 नंबर का एवरेज 37 था, उनमें से एक नंबर को आप निकाल दो, तो अभी नंबर कितने बचेंगे? एक नंबर को निकाल दोगे तो 7 नंबर बचेंगे। इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड द मीन गेट्स रिड्यूस बाई 2। तो अगर उनमें से एक नंबर को आप निकाल दोगे तो मीन क्या होगा? 2 घट जाएगा। इसका मतलब एवरेज 2 घट जाएगा। तो पहले एवरेज 37 था तो अभी 35 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर क्या है। देखो उसको पहले मैं डिटेल में बता देता हूँ। 8 नंबर का एवरेज 37 है, तो 8 नंबर का सम कितना होगा? आपको पता है सम ऑफ 8 नंबर कितना होगा? तो सम का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज कितना है? 37 इंटू नंबर, टोटल नंबर कितने? 8 है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 8 7 56 के 6, हाथ में लगा 5, 8 3 के 24, 5 29। ठीक है, अब क्या हो रहा है? देखो आप एक नंबर चला गया, अब एक नंबर निकल गया तो नंबर कितने बचे? 7 बचेंगे। और एवरेज क्या होता है? बाकी जो नंबर बच रहे हैं उनके एवरेज 2 घट जा रहा है, तो 2 घट जाएगा। तो पहले 35 37 था, तो अभी एवरेज कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल लो सम ऑफ 7 नंबर, तो 7 नंबर का सम कितना होगा? 8 कितना होगा? एवरेज कितना है? 35 है, और नंबर कितने? 7 है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 35, 3 7 21 3 24। ठीक है, इसका मतलब जो 7 नंबर है, 8 नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 37 है, और 7 नंबर का एवरेज कितना है? 35 है। तो 8 नंबर का सम निकला 296 और 7 नंबर का सम निकला 245। तो एक्सक्लूडेड जो नंबर है, वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर, तो जो नंबर निकला है उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू कितना होगा? 296 से 45 घटा लो, 51 आएगा। ठीक है, या इसका शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 8 नंबर का एवरेज 37 है, एक नंबर चला गया। अच्छा, 8 नंबर का एवरेज 37 का मतलब क्या होता है? 8 नंबर का एवरेज का मतलब लगभग हर एक का वैल्यू 37 37 37 है। तो 8 नंबर है, सबका वैल्यू क्या है? 37 37 37 है। तो जो 7वां नंबर जो नंबर निकला है उसका भी वैल्यू 37 होगा तब। ठीक है, जो 8 नंबर का एवरेज 37 है, इसका मतलब हर नंबर का वैल्यू कितना है? 37 37 37 है लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं है पर लगभग उतना है 37। तो इसका मतलब जो नंबर गया है वो भी 37 होगा। पर क्या बोला कि जो नंबर निकला है ना, जो नंबर को एक्सक्लूड किए, वो क्या? उसके जाने से 2 एवरेज घट गया, मतलब एवरेज में से 2 घट गया। तो पहले एवरेज 35 था, तो अभी क्या हुआ? 2 घट गया। ठीक है, एक नंबर के जाने से, तो टोटल नंबर बचे कितने? एक नंबर चला गया तो बचा 7 नंबर। ठीक है, तो एवरेज 2 घटा, तो 7 में से टोटल कितना घटेगा? तो 7 में से टोटल घटेगा 7 दूनी 14 घटेगा। ठीक है, तो ये 14 किसके कारण घटा? इसके जाने से। इसका मतलब इसका वैल्यू 14 ज़्यादा होगा, तो इसमें जोड़ दोगे तो 51 आंसर आ जाएगा। ये आप डिटेल में ऐसे बना लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 in 2 years at the rate of 4% per year, the interest being compounded half yearly will be। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 20,000, रेट आपका है 4%। ठीक है, पर ईयर, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट क्या हो रहा है आपका? हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा। तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा, और टाइम दिया 2 साल, टाइम दिया 2 साल। ठीक है, यहाँ पे हाफ ईयरली बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट जो है ना ये आपका पर एनम है। हम बैंक में जब जाते हैं ना, अगर आपका रेट कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब पर एनम, मतलब 1 साल तक अगर आप पैसे रखोगे बैंक में तब आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि इंटरेस्ट जो है ना मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करूंगा, मतलब मुझे 6 महीने में इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, जनरली क्या होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल के लिए होता है, तो यानी 1 साल तक पूरे पैसे जमा रखोगे तभी आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इस केस में आप क्या कर रहे हो? 6 मंथ में ही क्या करो? इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो 6 महीना में आपको पूरा 4% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। ठीक है, तो ये रेट जो है 4% मिलेगा 1 साल के लिए। तो अगर 6 मंथ के लिए कितना रेट मिलेगा? 2% मिलेगा, 2% हाफ ईयरली। देख लो ना, ये 4% इंटरेस्ट जो है 12 महीना के लिए। 12 महीना में इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? 4% मिलेगा। 1 महीना में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप बोलेगा 4/12,
तो आपको इंटरेस्ट कितना महीना है कैलकुलेट करना, 6 महीने कैलकुलेट करना। 6 महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी 2% ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और अब ये देखो कि 2 साल में 6 मंथ कितना बार आएगा, तो 4 हाफ ईयर आएगा। ठीक है, रेट अब आपका रेट चेंज होकर कितना हो गया, 2% हो गया हाफ ईयरली। टाइम कितना हो गया आपका, 4 हाफ ईयर हो गया, क्योंकि देखो 2 साल एक कंप्लीट ईयर है, लेकिन अगर इंटरेस्ट में 6 मंथ में कैलकुलेट करा तो 2 साल में 4 बार ही आएगा, 6 महीना। ठीक है, तो हमसे क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में मैं ना क्या करूंगा कि अगर मान के चलो, ठीक है, इसका मतलब 2% करके 4 बार मेरा इंटरेस्ट होगा, 2%, 2%, 2%, 2%। ठीक है, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि चारों साल मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, 2% होता, तो 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना होता, 8% होगा। तो 20,000 का अगर 8% निकालोगे तो 1600 होगा। मेरा आंसर 1600 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ये तो नहीं होगा, कम नहीं होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। चलो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है आपका, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो बेसिकली ये 2% करके 4 बार का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या फाइनल रेट निकालोगे तो कितना होगा, तो ये 2% का पहले निकाल लो। क्या फार्मूला होता है सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो 2% करके निकालोगे तो 4.04% आएगा। ये 2% का एक साथ निकालोगे तो 4.04% आएगा। ठीक है, अभी इन दोनों का एक साथ निकाल लो, तो इन दोनों का एक साथ निकालोगे तो जोड़ो कितना हो गया, x प्लस वाई कितना होगा, 8.08 प्लस x इंटू वाई। अब 4.04 को मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपका लगभग आएगा ना, देखिए हमको पूरा सा मतलब नहीं है, 0.16 कुछ समथिंग आएगा, 2 3 4 5 करके जो भी। ठीक है, समथिंग कुछ आएगा। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8.26 समथिंग परसेंटेज आपका आएगा फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 8.2% लगभग मिलेगा। तो पहले एक काम करो, 8% निकालो। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको स्प्लिट कर देता हूँ। मैं 20,000 का पहले 8% निकालता हूँ, यानी सो आएगा मेरा 1600। ठीक है, 20,000 का अगर मैं 0.2% निकालूंगा ना, तो 0.2% मैं निकालूंगा तो बहुत कम आएगा, मतलब लगभग 20 आएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर 1600 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है 1648। मेरा आंसर जो है 1700 नहीं होगा, मेरा आंसर जो है 1800 भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोक्सीमेशन से बनाना है। ठीक है, अदरवाइज पूरा बनाने जाओगे काफी समय लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि 4 हाफ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत ही क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 men और 9 children कैन फिनिश ए टास्क इन 92 डेज। यहां पे बोल रहा है कि 5 आदमी और 9 बच्चे किसी काम को 92 डेज में करते हैं। देन हाउ मच टाइम विल 20 men, तो बोला कि 20 आदमी और 10 बच्चे उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा काम को खत्म करने में। देखो 5 आदमी और का मतलब होता है या एक काम है, एक काम को मैं अगर 5 आदमी को दूं, वो लोग कुछ दिन में कर लेंगे 92 डेज में, या उसी काम को अगर सिर्फ 9 बच्चे करें तो वो भी 92 डेज ही लेंगे। तो देखो क्या होगा, टोटल वर्क का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क का मतलब होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। देखो इफिशियंसी का मतलब मैंने बताया था कि एक दिन में हम लोग जितना काम करते हैं वही हमारी इफिशियंसी होती है। अगर एक दिन में मैं 5 खिलौने बना रहा हूँ, मैं खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ, एक दिन में अगर मैं 5 खिलौने बना रहा हूँ तो मेरी इफिशियंसी 5 है। ठीक है, तो एक हफ्ते में मेरा टोटल वर्क कितना होगा, यानी 6, मान के चलो कि एक हफ्ता में 6 दिन काम होता है, तो एक दिन में अगर मैं 5 बना रहा हूँ तो 6 दिन में मैं 30 बनाऊंगा, तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा 30। यानी इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल वर्क आता है। अब 5 आदमी हैं, किसी भी आदमी का इफिशियंसी मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि एक आदमी का इफिशियंसी कैपिटल एम है, एक आदमी का इफिशियंसी कैपिटल एम है, तो 5 आदमी की इफिशियंसी क्या होगी, 5m होगी। ये क्या है, 5 आदमी की इफिशियंसी है। अब ये 5 आदमी की इफिशियंसी है, 5 आदमी अगर काम करते हैं तो 92 डेज लेते हैं काम को करने में, तो यही तो मेरा हुआ टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क मतलब इफिशियंसी 5 आदमी की इफिशियंसी इनटू टाइम। अब क्या बोला, इसी काम अगर 9 बच्चे करते हैं, एक बच्चे की इफिशियंसी मैं बी पकड़ता हूँ, बी फॉर बॉयज, तो 9 बच्चे की इफिशियंसी कितना होगा, 9 भी होगा। तो अगर 9 बच्चे भी काम करते हैं तो काम 92 डेज में खत्म होता है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम, तो ये भी तो टोटल वर्क ही हुआ।
अब देखो काम तो एक ही है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल कर दो। डैट मीन्स 5m इंटू 92 इक्वल टू 9b इंटू 92, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी m/b का मतलब कितना होगा 9/5। इसका मतलब एक आदमी का एफिशिएंसी 9 है और एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना है 5 यूनिट है, यानी एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा और एक बच्चा एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब हमसे बोल रहा है कि इसी काम को अगर 20 आदमी और 10 बच्चे करें तो काम कितना दिनों में खत्म होगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं टोटल वर्क को क्या करता हूँ, वैल्यू में निकाल लेता हूँ, ठीक है। 5 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितना आया 9 आया, तो m के यहाँ पे 9 पुट कर दो, तो टोटल 92 डेज ले रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये टोटल वर्क में रहता है 5 इंटू 9 इंटू 92। अब इस काम को बोल रहा कि अगर 20 आदमी और 10 बच्चे मिलकर करें तो कितना दिन लगेगा उनको। तो एक काम करो, पहले इफिशिएंसी निकाल दो, इफिशिएंसी ऑफ 20 आदमी और 10 बच्चों की क्या करो आप, इफिशिएंसी निकालो। मतलब ये पता कर लो कि 20 आदमी और 10 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 20 आदमी कितना करेगा 20 इंटू 9। एक बच्चा एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 10 बच्चे कितना करेगा 10 इंटू 5, तो कितना हो गया 180 हुआ, और ये हुआ 50। 180 प्लस 50 कितना होता है 230 हो जाता है, ठीक है। तो 20 आदमी और 10 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 230 यूनिट है। तुमसे पूछ रहा है कि ये 20 आदमी और 10 बच्चे मिलकर करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म होगा। तो टाइम का फार्मूला होता है टोटल वर्क 5 इंटू 9 इंटू 92 डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी ऑफ 20 मैन एंड 10 बॉयज। नहीं कटेगा, 23 से काटो, 23 से कम 23 0, 23 चौके 92 होता है। 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी 20 बच्चे और 20 आदमी और 10 बच्चे अगर मिलकर काम करेंगे तो 18 दिन लगेंगे काम को ख़त्म होने में, ठीक है। तब कितने दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे काम को ख़त्म होने में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 10 एंड 16। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड होता है और 16 से। मतलब ये 6, 8, 10 चारों नंबर से डिवाइड हो जाता है, 6, 8, 10 और 16। तो सबसे बड़ा नंबर बताइए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सबसे बेटर है ऑप्शन से बनाओ। ऑप्शन देखो, एक इसको चेक करो। अच्छा, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, तो सभी डिजिट में क्या है लास्ट में 0 है, ठीक है। तो 10 से तो सभी डिवाइड हो रहा है, ओके। उसके बाद क्या है 6 का डिविजिबिलिटी चेक करो। देखो 6 6 24, 6 48, ये भी 6 से ये भी 6 से हो रहा। फिर 16 से देखो, 16 6 के 96, 16 48, 16 6 24, ये 16 का टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये क्या हो गया, तो 16 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गया। बाकी का दोनों है। और 8 से देखते हैं, 8 से भी तीनों डिविजिबल है। तो इन तीनों में बेसिकली क्या सबसे बड़ा कौन है, देखो 240, 480, 960 में सबसे बड़ा कौन है 960 है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा आंसर 960 होगा। 6 डिजिट का सबसे बड़ा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि क्या चारों से डिविजिबल हो रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लो, सबसे ज़्यादा बेटर है। देखो 960 चेक करो, या आपको पूरा ना भी चेक करके सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं। 960 देखो 10 से डिविजिबल है, हाँ है, 6 से है, हाँ है, 8 से भी है और 16 से भी, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग ए बुक एट ₹125, एक आदमी जो है किसी किताब को 125 रुपए में बेचता है। राम अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू 2/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि राम नाम के एक आदमी है, वो किसी किताब को 125 में बेचता है। तो बोल रहा है क्या 125 में बेचने पे उसको प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है 2/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 2/5 गुना, यानी मेरा सेलिंग प्राइस जितना भी है उसका 2/5 गुना मेरा प्रॉफिट होता है 125 में बेचने पर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है 2/5 हो रहा है, 2/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, 2/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस का 2/5 गुना हो रहा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से दो, अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट को मुझे होल नंबर में लेके आना, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है 2/5। अगर ये मुझे होल नंबर में चाहिए तो ये 5 को मुझे काटना पड़ेगा। तो ये 5 काटने के लिए सेलिंग प्राइस के वैल्यू को ऐसा कोई नंबर अज्यूम करना पड़ेगा जो 5 से कट जाए, 5 से मेरा कट जाए। एक काम कर लो, अज्यूम कर लो आप, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू, शॉर्ट में लिखता हूँ SP, आप 5 यूनिट ले लो, यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, XY में नहीं मान रहा हूँ मैं। सेलिंग प्राइस अगर मेरा 5 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
प्रॉफिट 2 यूनिट होगा। देखो ना, सेलिंग प्राइस के जगह अगर आप 5 पुट करोगे तो 5 कट जाएगा ना, तो कितना आएगा आपका? प्रॉफिट 2 यूनिट आ गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 2 है, मतलब 5 रुपये में किसी चीज़ को आपने बेचा तब 2 रुपये के प्रॉफिट हुए। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस 3 होगा। ठीक है, 5 में से 2 घटा दो 3, मतलब 3 में खरीदा था मैंने, बेचने पर 2 प्रॉफिट, इसका मतलब 5 में बेचा। तो हमसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस कितना, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ 125 रुपया, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया 5 यूनिट, तो मैं बोल सकता हूँ 5 यूनिट का मतलब ही 125 हो रहा। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 125/5। तो मुझसे पूछा सीपी बताओ, तो सीपी कितना है? 3 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 125/5 इंटू 3, 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 25, 25 से ये कितना आएगा? 75। इसका मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितना है? 175 रुपया, सॉरी 75 रुपीज़ ओनली। सेलिंग प्राइस कितना है? सिर्फ 75 रुपये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द नंबर 2893 हैश डॉलर इज डिविजिबल बाई 8 and 5। अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है ना 2893 हैश डॉलर, ये बोल रहा है मेरा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। देन द डिजिट दैट वुड कम इन द प्लेस ऑफ हैश एंड डॉलर रिस्पेक्टिवली आर। ये जो मेरा नंबर है 2893, यहाँ पे कुछ डिजिट होंगे, वहाँ उनको हटा के क्या किया? हैशटैग और डॉलर का साइन दे दिया गया। अब ये बोला कि ये नंबर जो है मतलब क्या है, ये 5 से भी डिवाइड हो जा रहा और 8 से भी डिवाइड हो रहा। तो मुझसे पूछ रहा है कि हैशटैग और डॉलर के जगह पे कौन सा वैल्यू की ये बताओ। अच्छा, सबसे पहले आता हूँ मैं 5 के वैल्यू पे आता हूँ, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या होता है? लास्ट डिजिट इधर 0 और 5। कोई भी नंबर जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट का डिजिट अगर 0 और 5 होगा तो वो पूरा नंबर क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है हैशटैग, तो इसका मतलब डॉलर के जगह पे क्या होगा? डॉलर के जगह पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो कितना ऑप्शन है यहाँ पे? 0 5, 2 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा, तो 2 मेरा तो 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब या तो मेरा आंसर ए होगा या तो आंसर मेरा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। तो डॉलर की जगह पर मेरा 0 या 5 होगा। अब आते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए? 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरा का पूरा नंबर ही क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। मतलब जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट का 3 डिजिट मुझे सिर्फ चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो सभी नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। चलो चेक करते हैं, एक बार नंबर देखते हैं। 2 8 9 ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, 9 3। डॉलर की जगह पर तो मुझे वैल्यू मिल चुका है 0, क्योंकि 2 ऑप्शन में 0 था। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करता हूँ। अगर मैं पहले 2 बैठाता हूँ, देखो लास्ट का 3 डिजिट चेक करो, तो 2 बैठाने पे कितना हो रहा है? लास्ट का 3 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो हाँ 8 चौके 32 0। इसका मतलब यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। 0 पुट करोगे अगर लास्ट के यहाँ पे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सिर्फ लास्ट का डिजिट चेक, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन से मैंने बना दिया। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹750। अब बोला कि एक सामान है, एक सामान को 750 रुपये में मैंने बेचा तो मुझे कितना हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 25% का प्रॉफिट का मतलब मैं कितना परसेंट में बेचूंगा? आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। तो अगर 100% कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, प्रॉफिट होती है तो उसमें ऐड करते हैं, लॉस होते हैं तो 100% में माइनस करते हैं। तो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब मैं सामान को कितने परसेंट पे बेच रहा हूँ? 125% पे बेच रहा हूँ। ठीक है, तो कितना बोला कि 750 रुपया में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, देखो 750 रुपये का मतलब ही कितना है? 750 रुपये का मतलब ही 125%। बोलो
25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 125 पे बेच रहा हूँ % पे, लेकिन बेच तो रहा हूँ 750 रुपये पे, तो 750 रुपये का मतलब ही 125% हो रहा है। ओके, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 660 रुपया। अब बोला अगर मैं सामान को 660 में बेचूं तो मुझे कितना % का प्रॉफिट होगा। देखो 750 रुपये का मतलब कितना होगा, 125% प्रॉफिट, तो 1 रुपये का मतलब कितना होगा, 125 बटे 750। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 660 रुपये का मतलब कितना होगा, 660 रुपये का मतलब कितना होगा, 125 बटा % बाद में दे देना लास्ट में, 660। देखो 1 0 1 0 काट दिया मैंने, 25 से काटा, 25 से 75, 25 5 125, फिर 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110% आएगा। ठीक है, इसका मतलब 660 750 रुपये का मतलब हो रहा है 125% और 660 रुपये का मतलब हो रहा है आपका कितना, 110%। देखो 660 रुपये में बेचा तो इसका मतलब कितना रुपये में बेचा, कितना 660 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब कितना % बेचा, 110% पे। अगर 110% पे बेच रहा है इसका मतलब कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज आता है 80% आ जाता है, तो 80% आ जा रहा मतलब 100 में से कम हो रहा, 100% में से, क्योंकि तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होगा, तो 100% से भी कम है मतलब लॉस में जा रहा है, तो 100 में से 80 घटा दो यानी 20% का लॉस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 110% में बेचे, इसका मतलब 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, सॉरी 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मैथ के 10 ही क्वेश्चन थे आपके एनटीपीसी के जो एग्जाम में आए हुए थे। तो इस सेशन में हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो भी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, जारी रखिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।